क्या आपने कभी सोचा है कि एक कोरियन लड़का जापानी सेना में कैसे भर्ती हुआ, फिर रूसी सेना का हिस्सा बना और आखिरकार जर्मन सैनिक बनकर नॉर्मैंडी बीच पर पकड़ा गया। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन माई वे एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर आधारित है। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1928 कोरिया से। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को जिसका नाम है तासुओ, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ जापान से कोरिया शिफ्ट हो रहा है। अब उनकी गाड़ी के पास एक लड़का आता है और तासुओ की तरफ एक बार देखता है और फिर दौड़ते हुए उस गाड़ी से भी आगे निकल जाता है। अब इसके बाद तासुओ और उसका परिवार उसके ग्रैंडफादर के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम उस लड़के को भी देखते हैं जो गाड़ी से आगे दौड़ रहा था। उसका नाम है जुनसिक। जुनसिक अपने पापा और छोटी बहन के साथ रहता है। जुनसिक के पापा तासुओ के ग्रैंडफादर के यहाँ काम करते हैं। तासुओ को देखकर उसके ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। तासुओ के पापा इंसु से कहते हैं कि उसका भाई बहुत तेज दौड़ता है। इंसु कहती है जुनसिक कोरिया का सबसे तेज रनर है। अब तासुओ कहता है कि मैं टोक्यो का सबसे तेज रनर हूँ। तो जुनसिक उससे पूछता है क्या वो रेस करना चाहेगा। तो तासुओ भी रेस के लिए रेडी हो जाता है। दोनों दौड़ने लगते हैं। इसी तरह दौड़ते दौड़ते वो बड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोनों बहुत सारी मैराथन रेसों में हिस्सा लेते हैं। कभी कोई रेस जीतता है तो कभी कोई। इसके बाद उनके स्कूल की फाइनल मैराथन रेस होती है जिसमें तासुओ जीत जाता है। तासुओ के जीतने की खुशी में उसके ग्रैंडपा उनके घर में एक पार्टी रखते हैं। उसी पार्टी में एक पार्सल आता है जिसके ऊपर जापान गवर्नमेंट का नाम लिखा होता है। जुनसिक के पापा वो पार्सल रिसीव करते हैं। वो तासुओ के ग्रैंडपा को दे देते हैं। उस पर तासुओ का नाम लिखा होता है, इसलिए वह उसे अपना गिफ्ट समझकर खोलने लगता है। पार्सल के अंदर से एक डॉल निकलती है। तासुओ के ग्रैंडपा उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये एक टाइम बम है और वह खुद उस डॉल को हाथ में ले लेते हैं और तभी बम फट जाता है। तासुओ के ग्रैंडपा मारे जाते हैं। तासुओ और बाकी सब सोचते हैं कि ये काम जुनसिक के पापा ने किया है और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जुनसिक और इंसु कई बार कहते हैं कि उनके पापा ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं मानता। इसके बाद वे दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। पुलिस जब उनके पापा को छोड़ती है तो वह उन्हें एक छोटे से घर में ले आते हैं। पुलिस जुनसिक के पापा को इतना मारती है कि वह अपनी चलने फिरने की ताकत भी खो बैठते हैं। जुनसिक वो रिक्शा चलाने लगता है। एक दिन उसके रिक्शे में एक आदमी बैठता है। वह जुनसिक से पूछता है क्या तुम मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हो। जुनसिक कोई जवाब नहीं देता। फिर वह आदमी कहता है अगर तुम मुझे 30 मिनट में मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दोगे तो मैं डबल भाड़ा दूंगा, और अगर 20 मिनट में पहुंचाओगे तो 3 गुना। ये सुनकर जुनसिक बहुत तेजी से रिक्शा दौड़ाने लगता है और कई बार एक्सीडेंट होते होते बचता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें स्पोर्ट्स का चेयरमैन और तासुओ भी होता है। तासुओ मीडिया से कहता है कि कोरिया में मैराथन का फ्यूचर शॉन के साथ ही खत्म हो गया था। शॉन ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आखिर में तासुओ मीडिया से कहता है कि कोरिया का अब कोई भी रनर ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जुनसिक उसी ऑफिस में अपने पैसेंजर को लेकर पहुंचता है। वह आदमी उसे 3 गुना भाड़ा देता है। वहीं जुनसिक का दोस्त जोगदाय उसे देख लेता है और बताता है कि यही है शॉन जो तुम्हारे रिक्शे में बैठा था। जुनसिक को विश्वास नहीं होता। तब उसका दोस्त उसे ऑफिस के अंदर लेकर जाता है। वहां शॉन चेयरमैन से कह रहा होता है कि अगर तासुओ के साथ जुनसिक नहीं दौड़ेगा तो यह मैच बहुत ही बोरिंग होगा। तभी मीडिया का एक आदमी जुनसिक को देख लेता है और सवाल करने लगता है। तासुओ कहता है कि इस रिक्शे वाले का कोई चांस नहीं है इस रेस में जीतने का। जुनसिक कहता है कि अगर उसे रेस में दौड़ने का मौका दिया जाए तो वह दिखा देगा कि एक रिक्शे वाला क्या कर सकता है। अगले सीन में देखते हैं हम तासुओ के पापा उसे मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म भरने को कहते हैं, लेकिन वह कहता है कि वह मैराथन रनर बनना चाहता है और एक दिन अपने ग्रैंडपा की तरह बड़ा फौजी बनना चाहता है। कुछ दिनों बाद शॉन एक चिट्ठी लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि जुनसिक रेस में भाग ले सकता है। यह सुनकर उसके सभी पड़ोसी बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि जोगदाय जो जुनसिक का दोस्त है वो जुनसिक की बहन से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फिर आता है रेस का दिन। रेस शुरू होने से पहले जुनसिक के पापा उसे गले से लगाते हैं और कहते हैं जीत कर आना। रेस शुरू होती है। तासुओ सबसे आगे होता है। अंत में जब रेस खत्म होने वाली होती है तो जुनसिक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे देखकर किमुरा नाम का एक लड़का उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच जाता है और किमुरा गिर जाता है। आखिर में तासुओ और जुनसिक के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है और जुनसिक जीत जाता है। यह देखकर सभी लोग खुशी में झूम उठते हैं।
इसके बाद मैच का रिजल्ट बताया जाता है और होस्ट कहता है कि रेस तात्सुओ ने जीती है। सेकंड पोजीशन पर है किमुरा और थर्ड पर भी जुनसिक का नाम नहीं आता। ये देखकर लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि रेस तो जुनसिक ने ही जीती थी। होस्ट कहता है कि जुनसिक ने किमुरा को धक्का दिया, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। गुस्से में आकर जुनसिक चेयरमैन को मारने लगता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। जुनसिक के सपोर्टर पुलिस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन पुलिस सबको पकड़ लेती है। कोर्ट इन सभी को सजा सुनाता है कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के खिलाफ लड़ना होगा। इसके बाद वह सभी ट्रेन से रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोरिया और जापान के बीच युद्ध चल रहा है। जुनसिक, जोगदाए और बाकी लोग बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जापान के सामने टिक नहीं पाते। बहुत सारे कोरियन मारे जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं, जिसमें जुनसिक और जोगदाए भी शामिल हैं। बचे हुए कोरियन सैनिकों को मिलाकर टीम 9 बनाई जाती है, जिन्हें जापानी आर्मी में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जापानी ऑफिसर इन्हें कोरियन डॉग्स कहकर बुलाते हैं। उनसे जबरदस्ती जानवरों की तरह काम करवाया जाता है और बहुत मारपीट की जाती है। इसी टीम में तात्सुओ भी होता है, जिसे कैप्टन बना दिया गया होता है। तात्सुओ जुनसिक से कहता है कि वो उसकी देखभाल करेगा, लेकिन अगर किसी ने उसका ऑर्डर नहीं माना तो मैं उसे गोली मार दूंगा। फिर दिखाया जाता है कि रशियन और जापानी सैनिकों के बीच जंग छिड़ जाती है। जापानी सैनिकों की हालत बहुत खराब हो जाती है और वे पीछे हट जाते हैं। रशियन बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और उनके पास उनकी टैंक यूनिट भी होती है। जापानी सैनिकों की गोलियां खत्म होने लगती हैं। बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। जुनसिक और जोगदाए भी किसी तरह भाग जाते हैं। इसके बाद एक रशियन ऑफिसर आता है और बचने वालों को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। अब इन कैदियों की हालत बहुत बुरी होती है, ना खाना ना पानी, और दिन भर जबरदस्ती बर्फ में काम करवाया जाता है। अब एक दिन एक रशियन सीनियर आता है और कहता है कि सभी कैदियों में से सिर्फ 4 लोगों को छोड़ेंगे, बाकियों को गोली मार दी जाएगी। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। वो सीनियर कहता है अब तुम सभी को एक दूसरे से लड़ना होगा, जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा। ये बात सुनकर सभी कैदी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जोगदाए जुनसिक को ढूंढते हुए आता है और कहता है कि वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी कोई उस पर हमला करता है। जुनसिक उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन तभी एक टैंक का गोला पड़ता है और जोगदाए बुरी तरह से घायल हो जाता है। जोगदाए मरने से पहले जुनसिक से कहता है कि अपनी बहन का ध्यान रखना। अब तात्सुओ भी यहाँ आ जाता है और कहता है मैं भी भागना चाहता हूँ। अब ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक झोंपड़ी में छिप जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि तात्सुओ और जुनसिक रशियन आर्मी में भर्ती हो गए हैं और अब जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं तात्सुओ को पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली को जापान ने मार दिया है। ये सुनकर वह पूरी तरह से टूट जाता है। अब तात्सुओ और जुनसिक की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की जान को बचाने लगते हैं। एक दिन युद्ध में तात्सुओ को गोली लग जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वह जुनसिक से कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे घर वालों की राख जापान में पहुंचा देना। जुनसिक उसकी जान बचाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। फिर कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि जर्मन सैनिक दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक कैंप में भेज दिया जाता है। वहां उन्हें एक टॉर्चर रूम में रखा जाता है और जबरदस्ती काम करवाया जाता है। फिर एक दिन जर्मन कमांडर कहता है कि जो लोग फास्ट रनर है उन्हें एक स्पेशल मिशन पर भेजा जाएगा। जुनसिक और तात्सुओ दोनों को वो मिशन मिल जाता है। वे अब जर्मन आर्मी की वर्दी पहनकर डी-डे की तैयारी वाले फ्रंट पर पहुंचते हैं। ये वही दिन होता है जब अमेरिकन आर्मी नॉर्मैंडी बीच पर हमला करती है। बमबारी के बीच में जुनसिक और तात्सुओ एक बंकर में छिप जाते हैं। जुनसिक तात्सुओ को एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है तुम जापान चले जाओ और वहां मेरी बहन से मिलो। तात्सुओ के जाने के बाद बंकर के पास एक बम गिरता है, जिससे बंकर हिल जाता है। जब जुनसिक बाहर निकलता है तो अमेरिकी सेना द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। फिर कुछ साल बाद दिखाया जाता है कि एक जापानी फोटोग्राफर अमेरिका में एक बूढ़े सैनिक की तस्वीर खींचता है। जब वह फोटो डेवलप करता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि जुनसिक था। वह अमेरिका जाकर पता करता है कि जुनसिक कौन है और तब पता चलता है कि वह जापानी नाम से अमेरिका सेना में बतौर कर्मचारी काम करता है। तब तात्सुओ को यह बात पता चलती है तो वह दौड़ता हुआ जुनसिक के पास पहुंचता है और दोनों पुराने दोस्तों की तरह गले लगते हैं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।